एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रोली वर्मा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग से ये टॉपिक आया है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, स्टार्टिंग में जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो एक टॉपिक दिया हुआ है लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, थोड़ा सा उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। तो जो आपका लीविस डॉट स्ट्रक्चर था वो क्या था? सपोज हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया HOH, ठीक है। सो वी नो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन को अपना जो डुप्लेट है वो कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है एंड ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये लोग शेयरिंग कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जिससे हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है एंड ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सो ये था आपका लीविस डॉट स्ट्रक्चर। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो लीविस डॉट स्ट्रक्चर था ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। पहली चीज क्या थी? डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कैसे बना, क्यों बना, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, फॉर एग्जांपल H2, Cl2, F2, ठीक है, इनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी था, सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बोलते हैं उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी थी ना, इन सारे मॉलिक्यूल्स को अलग करने की जो एनर्जी थी ना वो सब में डिफरेंट थी। ऐसे कैसे पॉसिबल था? देखिए, इस सब में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, फिर भी इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही थी, हर मॉलिक्यूल पे डिफरेंट एनर्जी लग रही थी। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया लीविस डॉट स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट है डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड लेंथ था वो सबका डिफरेंट था, वो क्यों था ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया आपका लीविस डॉट स्ट्रक्चर। फोर्थ था ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस वी स्टडी VBT। ये जो कमियां थी लीविस डॉट स्ट्रक्चर में, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो अगर कोई पूछे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हम ये बता पाए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में डिफरेंस क्यों होता है, बॉन्ड लेंथ क्यों डिफरेंट होती है एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग क्यों होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो ये तो हो गया हमारा पुराना लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो कि VBT के पहले आया था। सो अब देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किसने किया? हिटलर एंड लंदन ने 1927 में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद पॉलिंग आए और अदर साइंटिस्ट आए जो अपनी अपनी कहानी बनाते गए इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड को ही एक्सप्लेन करती है। अगर हम बात करें आयोनिक बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड जिम्मेदार नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सप्लेन करती है? कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। ये जो आपकी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। लीविस डॉट स्ट्रक्चर ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ओवरलैप क्यों होते हैं, जो बेसिक शेप है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा, ये सारी चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। चलिए आप शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ठीक है। 4 हैं एंड बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा बट जब इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ इनके पॉइंट्स नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑर्बिटल क्या होता है। सो हम एटम में पढ़ते हैं ना S P D F, ये सब क्या है? ये सिर्फ ऑर्बिटल्स ही तो हैं, इन्हें हम ऑर्बिटल्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये जो S P D and F हैं ये होते हैं आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फिल्ड होने चाहिए। अब हाफ फिल्ड क्या है, चलिए बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये होता है आपका कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। दूसरा ऑर्बिटल है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है हाफ फिल्ड, ठीक है। तीसरा ऑर्बिटल है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो ये s p d f ये है ऑर्बिटल्स, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो होता है कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है हाफ फिल्ड, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे यहाँ पे बनेगा, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से, यानी उस ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो हम लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन का ये जो p ऑर्बिटल है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फिल्ड है तो आसानी से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अब भाई देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। ये जो हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है एंड ये जो क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है दोनों ओवरलैप करेंगे, कैसे करेंगे, ये हो गया हाइड्रोजन का, ये p वाला कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेगा, ठीक है। एंड ये जो रीजन होता है जहां पे ओवरलैपिंग होती है इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, जिससे एक केमिकल आई मीन कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहां से मैंने लिखा है एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन। अब अपोजिट स्पिन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में 1s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका जो एरो है ये अपवर्ड है, ठीक है। एंड जो क्लोरीन में जो p ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन इसका जो एरो है वो डाउनवर्ड है, सो इसे हम बोलते हैं अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो जितने भी हम फॉर्म करेंगे केमिकल बॉन्ड उनमें जो भी ऑर्बिटल्स होंगे ना वो सारे अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, कभी कभार बच्चे बोलते हैं कि हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि सपोज ये हाइड्रोजन है इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए, ठीक है, और ये क्लोरीन है इसमें एक है, तो क्या इसमें ओवरलैपिंग होगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग सिर्फ वहीं पे होगी जहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल में, पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तभी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, वरना फॉर्म नहीं होगा। इस केस में बिल्कुल भी नहीं होगा, डोंट कंफ्यूज। सो वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं। Covalent bond is formed by the overlapping of half filled atomic orbitals of the combining atom. Half filled orbitals होने चाहिए, ठीक है, and the electron present in half filled orbital should have opposite spin. I hope कि आप ये समझ गए होंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच एन एटम कैन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन इट। देखिए सीधी भाषा में कोवैलेंट बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सपोज दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पूरा लिख देती हूँ, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर दो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अगर तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो तीन कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, चार है तो चार बनेंगे, पांच है तो पांच बनेंगे। एग्जांपल से समझते हैं एक बार। एग्जांपल लेते हैं NH3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5, जहां पे दो होंगे उसके पास लोन पेयर जो कि पेयर्ड होते हैं, ठीक है, एंड तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन लिया, ठीक है। इन तीनों ने अपनी शेयरिंग करी, बन गया केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो यहाँ पे तीन कोवैलेंट बॉन्ड बने। आई बात समझ? एक बार फिर से देखते हैं। जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स है वो डिपेंड करेंगे कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो यहाँ पे तीन कोवैलेंट बॉन्ड बने। क्लियर? ओके, तो ये हो गया एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट। अब देखिए आपका थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग शुड टेक प्लेस एट ऑप्टिमल पोजीशन। एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये है आपका कोई ए एटम, ठीक है, ये है आपका कोई बी एटम, ठीक है, ठीक है। तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनमें जो ओवरलैपिंग होगी ना, आई मीन ऐसे इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जिससे इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो कम से कम रहे,
यानी ये जो ओवरलैपिंग है ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए इन दोनों एटम की, ठीक है। तो जो रिपल्शन होगा वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन, क्लियर। रिपल्शन कम से कम रहेगा, ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड वो बहुत अच्छे से बनेगा। सो दिस इज द रीजन कि जो ओवरलैपिंग है वो कैसे होनी चाहिए, ओवरलैपिंग शुड टेक एट ऑप्टिमम पोजीशन, ओके। दिस वे इज रॉन्ग, इट इज करेक्ट, ओके। द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ग्रेटर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। अब खूब स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसे तोड़ने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेटर ओवरलैपिंग बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा लगेगी, ठीक है। और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी यानी स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो तो अपने आप कम हो जाएगी ना भाई। जो बॉन्ड है उन्होंने एक दूसरे को इतनी अच्छे से उनमें ओवरलैपिंग हुई है कि एकदम चिपक के बैठे हुए, ठीक है। इन दोनों को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी और जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बहुत जकड़ के पकड़ रखा है, ओके। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट जो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। सो सिंपली ग्रेटर ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये हो गया आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी। सो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरीके से होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है एक्सियल ओवरलैपिंग जो कि हेड टू हेड होती है। देखिए यहाँ पे ये प्योर वाइटल है, ये प्योर वाइटल है, इस तरीके से होती है हेड टू हेड कंप्लीट ओवरलैपिंग, ठीक है। ये होती है पैरेलल ओवरलैपिंग साइड बाय साइड, ठीक है। इस तरीके से होती है साइड बाय साइड। सो दिस इज नोन एज पैरेलल ओवरलैपिंग व्हिच इज कॉज्ड बाय पाई बॉन्ड, ठीक है। ओह सॉरी, इट्स पाई बॉन्ड, ओके। एंड इट इज एक्सियल ओवरलैपिंग व्हिच इज कॉज्ड बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इस तरीके की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे पाई बॉन्ड, क्लियर। और एक छोटा सा पॉइंट है, ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी आफ्टर ओवरलैपिंग। देखिए सपोज यहाँ पे एक ये 1s ऑर्बिटल है, ये एक p का ऑर्बिटल है, तो ये जब ओवरलैप होते हैं ना, देखिए तो इनमें इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी नहीं चेंज होती है, ठीक है। जैसे ये देखिए ये स्फेरिकल में है, ये वाला स्फेरिकल है, ये वाला डंबल शेप है, ठीक है, ये वाला डंबल शेप है। ओवरलैपिंग होने के बाद इनके शेप में कोई चेंज नहीं होता है, ये अपना स्फेरिकल रहेगा, ये अपना डंबल शेप रहेगा एज इट इज। यहाँ पे भी ये भी डंबल शेप था, ये भी डंबल शेप था, ओवरलैपिंग के बाद भी ये दोनों डंबल शेप के ही रहे, ठीक है। सो सिंपल ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी आफ्टर ओवरलैपिंग, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। एंड ये हो गया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अगर मैं बात करूँ लिमिटेशंस की, तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, ये भी सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कुछ चीजें ऐसी रह गई थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब बताऊं या ना बताऊं मैं सोच रही हूँ बता ही देती हूँ। चलिए, तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसने दो चीजें नहीं बताई। पहली चीज हटा देते हैं, फिर से लिखो। लिमिटेशंस में दो चीजें, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर स्टूडेंट को उलझा के रखती है, कायदे से जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक है, सबको पता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी विच इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन है वो तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, है ना, पर ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होता था। सो ये सारी चीजें, ये दो चीजें हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके आगे हम पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी थ्योरी जिससे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेगी। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी एक क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड थ्योरी है। बाकी का पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।